हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और फिजिक्स का पूरा मजा ले रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आया हूं आपके पास क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एक नए टॉपिक सीपी और सीवी के रेशो फॉर अ मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैसेस। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, वीडियो को अंत तक देखें और अपने नोट्स साथ के साथ बनाते चलें। बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स में। बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे सीपी और सीवी का रेशो फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीपी और सीवी का रेशो क्या होता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आपसे क्या कहता था? तो एज पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के बी इंटू टी। यानी कि अगर आप प्रत्येक मॉलिक्यूल पे बात करते हैं प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, तो जो आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो हमेशा हाफ के बी इंटू टी के बराबर होगा। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोनो एटॉमिक गैस की, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो पता होना चाहिए हमें। तो याद रखिएगा बच्चों, मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 के बराबर होता है। अब सोचो, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा 1 था तो मेरा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इतना आया, और अगर मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? तो जस्ट इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देयरफॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल विद 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज कितना आ जाएगा? तो u इज इक्वल टू 3/2, मतलब इसको मैंने जस्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/2 के बी इंटू टी। तो ये मेरा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आ गया जब डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा 3 है। बट यहाँ पर जो मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाला वो पर मॉलिक्यूल निकालना है, जबकि मुझे जो निकालना है वो पर मोल के लिए निकालना है। तो ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आपको पता है कि सीपी और सीवी था क्या? तो सीपी और सीवी था मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी यहां पे हम 1 मोल ऑफ गैस की बात किया करते थे। तो अगर आपको 1 मोल की बात करनी है तो भाई 1 मोल के लिए तो एनर्जी निकालनी पड़ेगी। अब सोचो, अगर एक मॉलिक्यूल पे इतनी एनर्जी है तो 1 मोल के लिए कितनी होगी? तो इसके लिए पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो भाई अपने को पता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर प्रेजेंट होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें इसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो देयरफॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 3/2 के बी इंटू टी। ये तो हमारा पहले से था और इसे हमने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब आपको पता होगा कि आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था या डेफिनेशन क्या बताई गई थी? तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डेफिनेशन थी गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। तो अगर मुझे गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल देखना है तो उसके लिए मुझे पूरे गैस कांस्टेंट को पूरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देना चाहिए, यानी के बी इज इक्वल टू आर बटे एन ए। तो यहां से आप चाहो तो के बी इंटू एन ए, इस एन ए को इधर भेज दोगे अगर, तो के बी इंटू एन ए किसके बराबर आ गया? आर के। तो यहां ये के बी लिखा और ये एन ए लिखा है। तो अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आर आ जाएगा इंटू में टी। तो ये मेरा एनर्जी आ गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आती है। अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी हम बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम पे 1 मोल ऑफ गैस के टेम्परेचर को dt से बढ़ाना है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैं क्या कर रहा हूं? 1 मोल ऑफ गैस के टेम्परेचर को dt से बढ़ा रहा हूं।
तो इसके लिए मुझे कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, तो CV, ठीक है। तो ये CV की रिक्वायरमेंट तब होती जब 1 मोल ऑफ गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते, बट मैं यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस से नहीं, मैं तो DT से बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसे DT से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो ये मेरा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकल के आ गया। सो बच्चों अभी आपको बात समझ में आ रही है कि मैं यहाँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा CP और CV जो था वो 1 मोल के लिए था, तो इसीलिए मैंने हीट एनर्जी भी 1 मोल ऑफ गैस के लिए देखा है, ठीक है। अब आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद होगा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपसे क्या कहता था, एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता था हमसे कि जितना भी आप हीट एनर्जी दोगे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च होगा और दूसरा वर्क डन में। और मुझे पता है क्योंकि मैं यहाँ पर जो खेल रहा हूँ वो तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे खेल रहा हूँ, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपका वर्क डन 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन का आपका बेसिक फॉर्मूला क्या था, तो dW = PdV, तो यहाँ dV का मतलब होता था चेंज इन वॉल्यूम। अब सोचो अगर आपका वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो dV का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, तो अगर ये 0 तो पूरा वर्क डन 0 हो गया ना। तो यहाँ से बस आप इतना याद रखिए कि अगर कभी भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आपका कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो बस ये मैं इसी बात को कह दे रहा हूं, क्योंकि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, क्योंकि हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए जो हमारा वर्क डन होगा वो 0 होगा। तो अगर इस वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया तो dQ = du और du = dQ, तो du की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो dQ के बराबर होगी। और मेरा dQ क्या है, तो CVdt, तो dQ की ये वैल्यू चाहूं तो मैं यहाँ यूज कर सकता हूं ना, तो यहां से मुझे du = CVdt मिल गया। तो अगर मैं चाहूं तो CV निकाल सकता हूं यहां से, तो CV = du/dt। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि CV जो होता है वह हमेशा du/dt के बराबर होता है। ये तो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं आपके लिए, इसलिए मैं इतना सब कुछ करके दिखा रहा हूं। अदरवाइज मैं, अगर आप डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक के लिए देखोगे तो वहां मैं सिर्फ और सिर्फ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल की वैल्यू निकालूंगा और सीधा इस फॉर्मूले में डाल के CV निकाल दूंगा। सो बात समझ में आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या काम है, तो पहले आप ये जितना भी मैंने लिखाया इसे लिख लीजिए अपनी कॉपीज में, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जिससे कि आपको वीडियोस को बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। और जो चीज़ आप अपने हाथ से लिखते हैं वो सबसे बेहतरीन होता है और लंबे समय तक याद रहता है। सो बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आपने ये सारा नोट डाउन कर लिया होगा जितना भी मैंने बताया था। तो अब मैं CV वाला ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा CV जो होता है वो du/dt के बराबर होता है और मेरा जो u है वो किसके बराबर है, तो u है आपका 3/2 KB, सॉरी 3/2 RT के बराबर। अब आपको पता है यहाँ पे R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और 3/2 तो वैसे भी कांस्टेंट, तो ये दोनों के दोनों डिफरेंशिएशन से बाहर चले जाएंगे। तो अगर ये 3/2 R बाहर चला गया तो बचा क्या, dt/dt, एंड dt/dt की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हमारा 3/2 R आ गया। तो यहाँ से मुझे CV का वैल्यू मिल गया। अब सोचो अगर आपको CV मिल गया है तो क्या आप CP नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल सकते हो, अगर आपको मेयर्स फॉर्मूला पता है तो। जिन्होंने मेयर्स फॉर्मूला नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। आप कहिए कि आपका जो CP होता है
वो CV प्लस R के बराबर होता है। तो Cp इज इक्वल टू CV प्लस R, और CV का वैल्यू आ ही चुका है मेरे पास, तो CV का वैल्यू है 3/2R और प्लस का R। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे, मतलब इसका एलसीएम लोगे, तो 5/2R आ जाएगा। तो यहाँ से ये आपको Cp मिल गया। तो फाइनली आपके पास Cp और Cv दोनों हैं, तो आपके लिए गामा निकालना बहुत आसान है, क्योंकि गामा क्या था, तो इन दोनों का रेशो। तो क्योंकि गामा इज इक्वल टू Cp बटे में Cv, और Cp जो है मेरा वो है 5R/2 और Cv की वैल्यू है 3R/2। तो यहाँ देखो 2 से 2 कट गया, R से R कट गया, तो यहाँ आपका गामा क्या निकल के आ गया, तो गामा आ गया 5/3। तो 5/3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 वन जा 3, 2 आ जाएगा, तो यानी 1.67। तो ये याद रखिएगा कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपका जो गामा होता है वो 5/3 होता है या फिर 1.67 होता है। ठीक है, तो जैसे बच्चों मैंने मोनो एटॉमिक गैस के लिए निकाला है, सेम ऐसे ही मैं इसी पैटर्न पे आपको डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक दोनों के लिए निकाल के दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे कर लीजिए। तो अब बच्चों बात करते हैं हम लोग डायटोमिक गैस की। तो अगर हम डायटोमिक गैस के लिए बात करें तो यहाँ पे भी आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आपसे क्या कह रहा था, तो एज पर द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ KB इंटू टी। तो ये हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि एक मॉलिक्यूल के लिए, और अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो मेरा इतना एनर्जी होता है। अब आपको ये याद होना चाहिए कि डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या है। तो डायटोमिक गैस के लिए आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 5 होता है। तो अगर आप सोचो कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो ये एनर्जी कितनी हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी, क्योंकि ये जो मैंने लिखा था ये तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए लिखा था, बट मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो देयरफॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 इज, तो ये 5 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 KB इंटू टी। तो ये हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकाल दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 के लिए। अब अभी जो काइनेटिक एनर्जी निकला वो पर मॉलिक्यूल निकला है, जबकि मुझे चाहिए होता पर मोल। तो अगर सोचो एक मॉलिक्यूल के लिए इतनी है तो 1 मोल के लिए एनर्जी कितनी होगी, तो सीधी बात है एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मोल के लिए आ जाएगा, क्योंकि 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल अगर आपको देखना है तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो हमारी एनर्जी 1 मॉलिक्यूल के लिए आई थी इसी को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। अब सोचो KB को अगर आप Na से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका गैस कांस्टेंट R आ जाता है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, तो इसकी जगह मैं R लिख देता हूं।
तो ये मेरा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल आ गया। और ध्यान रखिएगा कि आइडियल गैस के केस में क्योंकि कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है और जो इंटरनल एनर्जी है वो दोनों ही सेम हो जाएगा। क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो आपको पढ़ा ही दिया गया था ना कि भाई इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब सोचो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया तो आपका इंटरनल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होगा। और इसी को आप चाहें तो टोटल एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा निकल के आया है इसे आप चाहे एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल कह दें, चाहे आप इंटरनल एनर्जी पर मोल कह दें, और चाहे टोटल एनर्जी पर मोल कह दें, तीनों बात ठीक है बिल्कुल। तो अब मैंने U की वैल्यू निकाल दी। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि CV इज इक्वल टू DU/dt। तो U की वैल्यू है मेरे पास, डिफ्रेंशिएशन करना मुझे आता ही है, तो यहां से मैं CV निकाल दूंगा। तो ये आ जाएगा U की वैल्यू 5/2 RT। अब आपको पता है कि जो 5/2 R है ये तो कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो आपका डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा। तो 5/2 R को मैंने बाहर कर दिया तो बचा क्या, dt/dt, एंड dt/dt इज 1, तो ये आ जाएगा 5/2 R। तो CV की वैल्यू ये आ गई। और जैसे ही आपको CV मिल गया आप CP निकालने लायक बन चुके हैं, क्योंकि आपको एक और फॉर्मूला याद है और वो है CP इज इक्वल टू CV प्लस R। CV की वैल्यू 5/2 R और प्लस R कर दीजिए, तो इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो 7/2 R आ जाएगा। तो यहां से आपको CP भी मिल गया। अब मुझे बताओ, अगर आपको CP और CV दोनों पता है तो क्या आप गामा नहीं निकाल पाएंगे? बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि हमारा जो गामा है वो CP/CV है और CP की वैल्यू है 7/7R/2 और CV की वैल्यू है 5R/2। तो यहाँ 2 से 2 कट गया, R से R कट गया, तो ये आ जाएगा 7/5। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20 यानी 1.4। सो बच्चों ये आपके गामा की वैल्यू निकल के आ गई। तो डायटोमिक गैस के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो गामा है वो 1.4 है। सो बच्चों अभी आपको चीजें आसान लगनी शुरू हो गई होंगी, क्योंकि अब आपको पैटर्न समझ में आने लग गया होगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, अभी हम ट्राइएटॉमिक गैस करेंगे और आप देखेंगे कि चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपको, और बेहतर से चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। सो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट डाउन कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे टॉपिक्स आते रहते हैं। ठीक है बच्चों, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो चलते हैं बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना
ट्राई एटॉमिक गैस में लीनियर मॉलिक्यूल के लिए आपको पता है ट्राई एटॉमिक गैस के केस में दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। तो वन बाय वन हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आलस दिखाया और मैंने पूरा ना मिटा के सिर्फ उतना ही मिटाया जितने की मुझे जरूरत नहीं थी। तो मैंने क्या बोला, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमसे क्या कहता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, हाफ के बी इंटू टी। और सोचो अगर ये आपका ट्राई एटॉमिक गैस है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होता है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। तो अब अगर मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है कि 7 है और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी थी वो इतनी थी, तो अगर मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होगा तो मेरा एनर्जी कितना हो जाएगा, तो 7 टाइम्स हो जाएगा। तो देयरफॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 इज, तो 7/2 हो जाएगा के बी इंटू टी, यानी 7 गुना हो गया। अब आपका ये काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आया, बट अपने को चाहिए काइनेटिक एनर्जी पर मोल, क्योंकि सीपी और सीवी दोनों ही मोल के लिए डिफाइंड है। तो हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालना है। तो अगर आपको पर मोल के लिए निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए, तो अगर आपको पर मोल के लिए निकालना है तो इसे आपको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो एनर्जी आई है एक मॉलिक्यूल के लिए आया है और हमें पता है एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मुझे इसे क्या करना चाहिए, Na से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो अगर मैं इसे Na से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा 7/2 के बी इंटू टी इंटू में Na। और अब आपको पता है कि Kb को Na से मल्टीप्लाई करने से R मिलता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा 7/2 RT। तो ये मेरा एनर्जी आ गया। और अब आपको मैंने बोला था कि एक फॉर्मूला याद कर लो, और फॉर्मूला था Cv इज इक्वल टू du/dt। तो d/dt और u किसके बराबर है, तो u बराबर है 7/2 RT के। अब आपको यहाँ पे पता है कि आपका ये जो 7/2 है ये तो कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा। तो 7/2 अगर बाहर कर दें हम लोग 7/2 R को, तो बचेगा क्या, dt/dt एंड dt/dt इज 1। तो ये आ जाएगा 7/2 R। तो इस तरह से मुझे CV का वैल्यू मिल गया। और जैसे ही मुझे CV मिल गया, अब मैं मेयर्स फॉर्मूला लगाऊंगा और CP का वैल्यू निकाल दूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि CP इज इक्वल टू CV प्लस R, तो CP इज इक्वल टू CV का वैल्यू हो गया 7/2 R और प्लस R। तो इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 9R/2, आप लेके देख लीजिएगा। तो ये आपका CP आ गया। तो इस तरीके से आपके पास CP और CV दोनों है, और आपको पता है कि आपका जो गामा होता है वो CP/CV के बराबर होता है। और मेरे पास क्योंकि CP और CV दोनों का ही वैल्यू है तो मैं इजिली गामा निकाल दूंगा, यानी कि दोनों का रेशो निकाल दूंगा। तो CP इज इक्वल टू 9R/2 और CV इज इक्वल टू 7R/2। अब यहाँ R से R चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा। तो अगर आप 7 से 9 को डिवाइड करते हैं तो 7 से कम 7 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14 6 आ जाएगा, 7 7 जा 49 7 8 जा 56, यानी 1.28 के अराउंड आपको गामा की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको CP और CV का रेशियो बताया, यानी गामा की वैल्यू बताई ट्राई एटॉमिक गैस के लिए और उसमें भी लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में, जिससे कि चीजें कलेक्टिव वे में आपके पास रह सके।
तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल कि भाई नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए आपका गामा का वैल्यू क्या होगा, यानी सीपी और सीवी का रेशो क्या होगा। तो आपको पता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kb इनटू टी। ठीक है, यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी आया है ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आया है। अब आपको सोचना होगा कि ट्राई एटॉमिक गैस के नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है यहाँ पे 6। तो इसे आप याद रख लीजिए, और अगर आप इस चीज को सीखना चाहते हैं तो हमारी जो पिछली वीडियो आई है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, वहां से आप समझ सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते कैसे हैं। तो बच्चों एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 इज कितना होगा। तो भाई एक के लिए जितना है तो उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 के लिए आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/2 kb इंटू टी। तो ये आ गया हमारा 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल के लिए है और अपने को चाहिए पर मोल के लिए, यानी 1 मोल के लिए, तो भाई 1 मोल में हमें पता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने क्या कहा, काम करो इसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये जो एनर्जी है 1 मॉलिक्यूल के लिए है। तो अगर मुझे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए चाहिए तो भाई एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से आपका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल आ जाएगा वो आ जाएगा U इज इक्वल टू 6/2 kb इंटू टी इंटू में एन। अब आपको पता है 3 2 6 होता है, तो यहाँ 3 आ जाएगा और kb को एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो r हो जाएगा। तो ये मेरा एनर्जी का वैल्यू आ गया 3RT। अब बस आपको सीधा फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। तो भाई अभी तक आपको इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते डेरिवेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो CV इज इक्वल टू d/dt ऑफ u, और u की वैल्यू कितनी है तो 3RT। तो अगर मैं यहाँ 3RT लिख दूं तो आपको पता है ना कि भाई 3R कांस्टेंट होता है, और अगर ये कांस्टेंट है तो ये आपका डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से CV इज इक्वल टू 3R इंटू में dt/dt, और dt/dt हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा CV इज इक्वल टू 3R। अब आपको क्या करना है तो सिर्फ और सिर्फ मेयर्स फॉर्मूला लगा देना है, क्योंकि मेयर्स फॉर्मूला लगा के आप CP का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो CP इज इक्वल टू CV प्लस R, तो CV हो गया 3R और प्लस R, तो 3R में एक R जो और जोड़ दोगे तो 4R आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये CP निकल के आ गया। तो फाइनली आपके पास CP और CV दोनों हैं, तो जस्ट आप गामा वाला जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आपको आंसर मिलके आ जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू CP बटे में CV। तो यह हमारा CP हो गया 4R और CV हो गया 3R, तो R से R कट गया 4/3। अब 4/3 को अगर आप सॉल्व करते हो तो 3 1 जा 3, 1 आ जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये 1.33 के अराउंड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने CP और CV का रेशो निकाल दिया मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। सो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर कहीं किसी पॉइंट पे आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बढ़िया से पढ़िए। ओके बच्चों, बाय।